रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीप्ति अपनी बहन अंकिता के देवर आदर्श को मिस कॉल मारती है। आदर्श उस मिस कॉल को देखकर जल्दी से बाहर जाकर उससे बोलता है, अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? ओहो, अभी भैया भाभी सामने खड़े हैं। अच्छा, तो भैया भाभी से डर लगता है? मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा तो बता दो ना फिर दीदी और जीजू को हमारे बारे में। बस आरती की शादी हो जाने दो, फिर देखना। अच्छा अभी मैं फोन रखता हूँ, भाभी बुला रही हैं। आदर्श फोन रखकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि अंकिता उसके पीछे खड़ी है। उसको अपने सामने देखकर आदर्श की हवा टाइट हो जाती है और वो डरते डरते अपनी भाभी से बोलता है, भा से आगे भी बोलिए देवर जी। क्या हुआ, मुझे देखकर आपकी जुबान हलक में ही रह गई क्या? बोलिए क्या बोलना है। नहीं भाभी जी, वो तो बस। वो तो क्या देवर जी? देखिए देवर जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, अब मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये बात सुनते ही वो अपनी भाभी के पैरों में गिर जाता है और उससे बोलता है, आप मेरी अच्छी भाभी, प्यारी भाभी है ना। प्लीज भाभी, अभी भैया को कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। पर बात क्या है, और आप आरती की शादी के बाद किसको और क्या दिखाने वाले हैं? अपनी भाभी की ये बात सुनते ही आदर्श समझ जाता है कि अंकिता ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी। आदर्श तुरंत खड़ा होकर अपनी भाभी से बहाना मारता है और उसे बोलता है, वो भाभी, अभी कुछ दिन पहले भैया ने मुझे एक बाइक दिलाई थी ना, वो मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी तक नहीं देखी है, तो वो बस एक दिन के लिए मांग रहा था। अरे अभी शादी का घर है, भला अभी बाइक कैसे दे सकते हैं? यही तो भाभी, तभी तो मैंने मना कर दिया और बोला आरती की शादी के बाद देख लियो। अच्छा भाभी, आप भैया को मत बताना, वरना आपको तो पता ही है खामखा भैया मेरे दोस्त पर गुस्सा होने लगेंगे और साथ ही साथ मुझ पर भी। अच्छा हुआ जो आपने खुद मना कर दिया, और मैं आपके भैया से भी कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा अब जल्दी से चलो, लड़के वालों को भी हल्दी देकर आनी है। आदर्श बात को संभाल लेता है और अपनी भाभी के साथ हल्दी लेकर लड़के वालों के घर जाता है, जिसके बाद वो उन्हें हल्दी देकर अपने घर आने लगता है। तभी आदर्श अपनी भाभी से बोलता है, वैसे भाभी मैं क्या बोल रहा था कि परसों आरती की शादी है और आपके घर से अब तक कोई नहीं आया, ऐसा क्यों? क्या देवर जी, आज सुबह ही तो बताया था कि घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं। पर भाभी दीप्ति तो घर में ही है ना, वो भी अकेली। ऐसे अकेली लड़की घर में, आप समझ रही हो ना भाभी। आप उसको ही बोलो कि एक दिन के लिए यहीं आ जाए, इसी बहाने वो आपसे भी मिल लेगी और आपकी भी काम में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? बोल तो आप सही रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं आज ही जाकर उसको यहाँ ले आता हूँ। आज? पर कल उसका एग्जाम है, तो आप कल शाम में जाकर उसको ले आना। जैसा आप कहो भाभी। आदर्श घर आकर जल्दी से अपने रूम में जाता है और रूम की कुंडी लगाकर दीप्ति को फोन करके बोलता है, मेरे पास मेरी दीप्ति के लिए एक सरप्राइज है। वो क्या? सरप्राइज बताया नहीं जाता, बस कल होने का वेट करो। अरे पर कुछ तो बताओ। दीप्ति के बार बार पूछने पर भी आदर्श उसे कुछ नहीं बताता और अगले दिन दीप्ति अपने कॉलेज का एग्जाम देकर जैसे ही कॉलेज के बाहर से निकलती है तो उसके सामने आदर्श अपनी कार लेकर खड़ा होता है। इसी के साथ साथ उसके हाथों में बुके भी होता है और वो उससे बोलता है, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आदर्श जाओ यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। तो क्या हुआ, देख लेने दो सबको। वैसे भी मैं यहाँ कोई छुप कर थोड़ी ना आया हूँ, भाभी ने खुद मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं मेरी जान, सब सच है। ओ आदर्श, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये सब जानकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। दीप्ति खुशी से उसे हक कर लेती है, जिसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। तभी दीप्ति की नजर आइसक्रीम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो आदर्श से बोलती है, आदर्श गाड़ी रोको, मुझे आइसक्रीम खानी है। अभी? पर अभी हमें जल्दी से घर जाना है, भाभी ने जल्दी आने को बोला है। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी अब। दीप्ति उससे नाराज हो जाती है। आदर्श उसको नाराज देखकर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। कुछ देर में दोनों घर जाते हैं, जहाँ जाते ही
दीप्ति सबसे पहले अपनी बहन के गले लगती है और सब रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर दीप्ति सबसे पहले मौका देखकर आदर्श को मिस कॉल मारती है। उसकी मिस कॉल देखकर आदर्श कंबल ओढ़कर उसे कॉल करता है और उससे बोलता है, हाँ जी, क्यों मिस कॉल मारकर मिस करती हो या बैलेंस चेक करती हो? ओ हेलो, मैं ना तुम्हें मिस कर रही हूँ और ना ही बैलेंस चेक कर रही हूँ। मैं बस तुम्हें उठा रही हूँ। आज तुम्हारी बहन की शादी है और जीजाजी तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए जल्दी से उठ जाओ। मेरा बड़ा भाई तुम्हारा जेठ है और आरती की शादी के बाद हमारा ही नंबर है। फिर देखना, तुम्हें हमेशा के लिए मेरा होकर रहना पड़ेगा। आदर्श दीप्ति से बात कर ही रहा होता है, तभी अंकिता उसके रूम में आती है और उसको दीप्ति से बात करते देख लेती है। तो वहीं दीप्ति आदर्श को उठाने के लिए उसके रूम के पास जाती है, पर अपनी बहन को देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो आदर्श को अंकिता के बारे में बताने ही वाली होती है, तभी अंकिता आदर्श का फोन छीन लेती है और जूती निकालती हुई उससे बोलती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। मेरे सामने ही मेरी बहन से बात की जा रही है। तुम्हें कोई दूसरी लड़की नहीं मिली, नालायक। अपनी भाभी को देखकर आदर्श वहाँ से भागने लगता है, पर अंकिता उसे पकड़ लेती है और अपनी जूती पहनकर उसके कान मोड़ती है और उससे बोलती है, हाँ, क्या चल रहा है यहाँ? बहुत कर ली आशिकी। अब मैं बताती हूँ तुम दोनों को कि आशिकी कैसे की जाती है। ओह भाभी जी, पहले मेरी बात तो सुन लो। बोलो, क्या बोलना है? गल सुन पर जाइए मेरी कान करके, तेरी पेकिया दा केस मेरी अक फड़ के, भाभी तेरी भैन मिस काला मार दी, पिछो कड्डी ना कसूर फिर वैली दियोरदा। रुको, मैं अभी दीप्ति को बुलाकर उससे ही सारा सच पूछती हूँ कि आखिर सच है क्या। अंकिता दीप्ति को बुलाकर उससे सारी बात पूछती है। दीप्ति भी अपनी बहन को अपने और आदर्श के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है, जिसे जानकर अंकिता उससे बोलती है, अच्छा तो ये बात है, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर ही लगी है। वही तो भाभी, तभी तो बोल रहा हूँ, आप भी मान जाओ और भैया को भी मना लो प्लीज। प्लीज दीदी। पर तुम दोनों मुझे ये बात पहले बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। तुम्हें यूँ छुप छुप कर मिलना नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है दीदी कि आपको हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आई लव यू दी, आप दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। पर इसके लिए पहले तुम दोनों को मेरे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी होगी। दीप्ति और आदर्श उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर अंकिता बिना कुछ बोले वहाँ से मुस्कुरा के चली जाती है। और आरती की शादी होने के बाद वो अपने पति और आदर्श के साथ में अपनी बहन का हाथ मांगने अपने घर आती है और कुछ ही दिनों में दीप्ति को दुल्हन के रूप में सजाकर अपने घर ले आती है, जिसके बाद दोनों बहनें मिलकर ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। सुमित अपने दोस्त अमित को साथ में स्टडी करने के लिए घर बुलाता है, जहां अमित आते ही उसको कुछ समझाने लगता है। पर तभी सुमित के पास किसी का कॉल आता है और सुमित अपनी पढ़ाई को छोड़कर फोन पर बात करने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद सुमित अपना फोन रखता है और बोलता है, हाँ भाई, अब बता ये सम कैसे होगा? अमित फिर उसको समझाने जा ही रहा होता है कि एक बार फिर से सुमित के पास किसी का कॉल आता है और सुमित फिर से कॉल पर बिजी हो जाता है। उसको कॉल पर बातें करता देख अमित उसकी ओर गुस्से से देखता है और दोस्त को गुस्सा करते देखकर सुमित फोन रख देता है और अमित से बोलता है, चल भाई, अब पढ़ाई पर फोकस करते हैं। नहीं, तू पापा की परियों पर ही फोकस कर, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही हम पढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही किसी लड़की का कॉल आ जाएगा और तू बिजी। नहीं भाई, अब किसी का कॉल नहीं आएगा, और अगर फिर भी तुझे यकीन नहीं है तो मैं अपना फोन साइलेंट कर साइड में रख देता हूँ। इतना बोलकर सुमित अपना फोन साइड में रख देता है और अमित के साथ स्टडी करने लगता है। स्टडी पूरी होने के बाद अमित अपने घर आ जाता है और 2 दिन बाद फिर से सुमित के घर पर उससे मिलने जाता है, जहां सुमित उससे बोलता है, भाई 2 दिन पहले मुझे एक लड़की मिली है और जब से उसको देखा है ना, मुझे नींद नहीं आती।
भूख प्यास कुछ नहीं लगती, बस उसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहता है। क्या यही प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है और तुझे कभी प्यार हो भी नहीं सकता। तू बस लड़कियों से टाइम पास करना जानता है, कभी नेहा तो कभी ज्योति। नहीं भाई, ये लड़की थोड़ी अलग है, मुझे इससे ही प्यार हुआ है। तू हमेशा यही बोलता है और मैं नहीं मानता कि तुझे 2 ही दिन में किसी लड़की से प्यार हो जाए। पहले ये बता, तू जिस लड़की की बात कर रहा है तू उससे मिला कब और तुम्हारी बात शुरू कब हुई? तूने मुझे बताया भी नहीं यार। अरे यार, अभी बातें कहाँ हो रही हैं, पर तू चिंता मत कर, बहुत जल्द बातें भी शुरू हो जाएंगी। अच्छा ये तो बता, तू कब, कहाँ और कैसे मिला उस लड़की से और उसका नाम क्या है? अमित के पूछने पर वो उसको अपनी और स्वरा की पहली मुलाकात के बारे में बताता है, जहां स्वरा अपने कुछ दोस्तों से मिलकर सुमित के कोचिंग सेंटर के पास से जा रही होती है, पर उसके पैर में च्युइंगम चिपक जाती है और वो वहीं पास में बैठकर च्युइंगम निकालने लगती है। उसको ऐसे देखकर सुमित उसके पास जाता है और उससे बोलता है, हे, च्युइंगम लगी हुई है, आप बोलो तो मैं छुड़ा दूं। नो थैंक्स, मैं कर लूंगी। इट्स ओके, मैं छुड़ा देता हूँ। इतना बोल वो उसके पैर से च्युइंगम छुड़ाते हुए बोलता है, हाय, मैं सुमित। मैं स्वरा और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। इट्स माई प्लेजर। वैसे आपसे एक बात बोलनी है, आप बहुत सुंदर हो, साथ ही आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, वरना किसी ने देख लिया तो बोलेंगे कि लड़का प्रपोज कर रहा है या फिर उसके पीछे पड़ा है। स्वरा उसकी बातें सुनकर वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है और अमित सुमित से बोलता है, तो तूने नंबर नहीं लिया उससे बात करने के लिए? नंबर लेना कौन सी बड़ी बात है, रोज उसका वहीं से आना जाना है, बस 1-2 दिन और मिलना है, उसके बाद उसका नंबर भी मिल जाएगा। इतना बोलकर वो स्वरा से मिलने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही मिलते मिलते उन दोनों को 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन स्वरा कहीं जा रही होती है और उसको रास्ते में अकेला जाता देखकर सुमित उसके पास जाता है और उससे बोलता है, इस वक्त यहाँ? वैसे कहाँ जा रही हो? अरे कुछ नहीं, वो बस मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया था तो पास की शॉप तक जा रही थी। बस इतनी सी बात? नंबर बताओ, मैं कर देता हूँ रिचार्ज। सुमित रिचार्ज के बहाने उससे उसका नंबर ले लेता है। अब सुमित सारी लड़कियों से बातें बंद करके सिर्फ स्वरा से ही मिलता और उसी से बात करता। देखते ही देखते स्वरा भी उससे प्यार करने लगती है। तभी एक दिन अमित उसके घर आता है और उससे बोलता है, भाई तू किसी के दिल के साथ क्यों खेलता है? पता है ज्योति कितनी परेशान है और तू उससे बात क्यों नहीं करता? उससे बोल दे कि अब मुझे उससे बात नहीं करनी, क्योंकि अब मैं सिर्फ स्वरा से प्यार करता हूँ। सब पता है मुझे, तू स्वरा से भी कोई प्यार नहीं करता। कुछ दिन उससे भी ऐसे ही बात करेगा और जब तेरा मन भर जाएगा तो उससे भी बात करना बंद कर देगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं सच में स्वरा से प्यार करता हूँ। जैसा मेरे साथ अभी हो रहा है ना, वैसा कभी नहीं हुआ। और अब मुझे जाने दे, स्वरा मेरा वेट कर रही है। इतना बोलकर सुमित स्वरा से मिलने के लिए बाहर चला जाता है, जहां स्वरा उसका हाथ पकड़ के उससे बोलती है, देखो, तुम उन लड़कों में से तो नहीं हो ना जो लड़कियों को धोखा देकर फरार हो जाते हैं। मेरा ट्रस्ट तो नहीं तोड़ोगे ना कभी? नहीं, कभी नहीं, और ना ही कभी तुम्हें खुद से दूर करूँगा। ये बोलकर सुमित स्वरा को गले लगा लेता है और वहाँ से अमित के घर जाता है, जहाँ अमित उसे देखकर उससे बोलता है, तू यहाँ? हाँ यार, मुझे इस बार सच में प्यार हो गया है। मैं स्वरा के लिए सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तू सच बोल रहा है ना? तू स्वरा का दिल तो नहीं तोड़ेगा ना? अपनी दोस्ती की कसम, बस तू हर मुश्किल समय में मेरा साथ दियो। भाई, मुझे तेरी जरूरत है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन सुमित सुबह सोकर उठता है और सबसे पहले स्वरा का मैसेज देखता है, जिसमें स्वरा उससे बोलती है, मुझे अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना, गुड बाय। उसका ये मैसेज देखकर सुमित घबरा के स्वरा को कॉल करता है, पर स्वरा उसका नंबर हर जगह से ब्लॉक कर देती है। ये सब देखकर सुमित अपने दोस्त को फोन करके बुलाता है और उसको सारी बात बताता है। उसकी बातें सुनकर अमित उससे बोलता है, ऐसे अचानक वो तुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ था भाई, सब ठीक था, पर मुझे समझ आ गया है, कुछ कर भाई। इतना बोल वो अमित को गले लगा लेता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है
और स्वरा का कोई मैसेज कॉल नहीं आता। पर सुमित अब भी उसी का इंतजार करता है और एक दिन सुमित अमित से बोलता है, इतने दिन हो गए पर अब तक स्वरा का कोई कॉल मैसेज नहीं आया। जैसे मैंने औरों के साथ किया, आज वही मेरे साथ हुआ है। सही कहते हैं लोग, कर्मा इज बैक। इतना बोल वो अपनी गलती की माफी मांगने के लिए उन सब लड़कियों को कॉल करके सॉरी बोलता है। अमित ऐसे बुरे वक्त में अपने दोस्त को संभालता है। ऐसे ही कुछ महीने और बीतते हैं और एक दिन दोनों दोस्त अपने कोचिंग सेंटर जा रहे होते हैं। तभी स्वरा सुमित के पास आकर उससे बोलती है, सुमित मुझे माफ कर दो। जब मेरी फ्रेंड को प्यार में धोखा मिला तो मुझे लगा कि शायद तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें उस दिन ऐसे छोड़कर चली गई। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुमित बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तभी अमित सुमित को बोलता है, सुमित, सच्चा प्यार वही होता है जो मुड़कर वापस आ जाए। तू बोलता था ना कि क्या यही प्यार है? हाँ सुमित, यही प्यार है। अमित की बात सुन और स्वरा को अपनी जिंदगी में वापस आता देखकर वो स्वरा को माफ कर देता है और उसको अपने दिल से अपना लेता है। जिसके बाद एक बार फिर से सुमित और स्वरा एक साथ अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। जोया अपनी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाते हुए रास्ते में खुद से बोलती है, वाहेगुरु, अगर आज मीटिंग अच्छे से हो गई और हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल गया ना, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कुछ ही देर में जोया माइकलसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में पहुंच जाती है, जहां उसकी मीटिंग बहुत अच्छी होती है और साथ ही उसे प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। लेकिन उस कंपनी की एक कंडीशन होती है कि जोया को ये प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ उनकी कंपनी में रहकर करना होगा। उनकी ये कंडीशन मानकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, जहां उसके बॉस उसे बधाई देते हैं और अगले दिन जोया अपने नए ऑफिस जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी टक्कर एक कार से होती है और वो गिर जाती है। तभी कार में से एक हैंडसम सा लड़का फॉर्मल पहने निकलता है, जिसे देखकर जोया बोलती है, डिसअपॉइंटेड। एक्सक्यूज मी? यस, क्योंकि आप मुझे मारना चाहते थे और वो तो हो नहीं पाया। सॉरी? आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है तो क्यों चलाते हैं? आपको सड़क पर चलने की तमीज नहीं है तो घर पर क्यों नहीं रहती आप? आपको बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश क्यों नहीं रहते आप? आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की। तभी इतने बदतमीज हैं आप। अब हटिए, मुझे जाने दीजिए। तो जाइए, रोका किसने है? सारा मूड खराब कर दिया। कुछ ही देर में जोया अपने नए ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी टीम के लोग उसका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर अंदर जाते हैं। कुछ ही देर बाद में जोया पानी पीने के लिए बाहर आती है तो उसकी टक्कर फिर से उसी लड़के से हो जाती है, जिससे वो रास्ते में आते हुए टकराई थी। तो वो उससे बोलती है, What? Oh God, ये इंसान फिर से। हे प्लीज साइड, मुझे और भी बहुत काम है। कितना बदतमीज इंसान है, पता नहीं इसका बॉस इसे कैसे झेलता होगा। जोया पानी लेकर वापस जाती है तो कंपनी का मैनेजर उसे बोलता है, चलिए आप सभी को मैं मिस्टर माइकलसन से मिलवा देता हूँ, क्योंकि आगे आप सभी उन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। मैनेजर उन्हें क्लॉस के कैबिन में लेकर जाता है, जहां जोया उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये तो वही लड़का था जो आज सुबह से उसे 2 बार टकरा चुका था। तभी मैनेजर बोलता है, मिस जोया, ये है मिस्टर क्लोस माइकलसन और सर ये है मिस जोया, फैशन हब की सीनियर डिजाइनर और इस प्रोजेक्ट की हेड। हेलो मिस जोया। हेलो। वाहेगुरु जी, ये मैंने क्या कर दिया? जिसके साथ काम करना है उसी से पंगा ले लिया। खैर, अब जो होना था हो गया। ये खुद भी तो इतना खड़ूस है, आप बस संभाल लेना। ओह गॉड, अब इस जाहिल लड़की से डील करना पड़ेगा। कुछ कहा आपने? नहीं तो। इस तरह वो दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए नफरत लिए काम करना शुरू करते हैं। लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से इतनी ज्यादा अलग थी कि रोज हर बात पर उनकी नोक-झोंक होती रहती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन ड्रेस कलेक्शन के फाइनल कलर्स और डिजाइन सिलेक्ट करने होते हैं। तो एक एम्प्लॉय उन दोनों के पास में फाइल लेकर आती है और कहती है, सर एंड मैम, ये फाइनल डिजाइन एंड कलर्स आ गए हैं। आप दोनों एक बार इसे देखकर फाइनल कर दीजिए। ओके, ये बहुत डार्क है और ये ट्रेंड में भी चल रहा है। ये वाला भी कुछ खास नहीं है। कोई और डिजाइन है आपके पास?
या सब कुछ बकवास ही है? एक्सक्यूज मी, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? जो सच है वही बोल रहा हूँ, और जब मुझे ही पसंद नहीं आया तो बाकियों की तो बात रहने ही दो। देखिए, आपको कलर्स और डिजाइन की कोई नॉलेज नहीं है तो आप अपने सजेशन अपने पास ही रखो। व्हाट? मेरी कंपनी में खड़े होकर मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, अब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप ये सब छोड़िए और एक काम कीजिए, ये डिजाइन्स और कलर्स को चेंज करें, क्योंकि आपके पास सिर्फ अब 2 दिन है। अगर आपसे नहीं हुआ तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को देना होगा। ऐसे कैसे? आपके मन में जो आएगा वो करेंगे। तो मैं भी वादा करती हूँ 2 दिन में ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करके दूंगी जो किसी ने भी कभी नहीं देखी होगी। इतना कहकर जोया वहाँ से चली जाती है और 2 दिन बाद जब वो आकर अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसे यूनिक डिजाइन और कलर्स के बारे में सोचा भी नहीं था। जिसके बाद वो लोग शो के लिए गोवा जाते हैं, जहां बहुत ही अच्छे तरीके से फैशन शो पूरा होता है। इसी के साथ साथ सभी लोग जोया की बहुत तारीफ करते हैं। तभी शो खत्म होने के बाद जब शाम को क्लोज गोवा के बीच में घूम रहा होता है तो जोया उसके पास जाकर बोलती है, हेलो मिस्टर क्लोज। यस मिस जोया, बोलिए। वो मुझे आपसे वो आई एम सॉरी। सॉरी? पर वो किस लिए? वो मैंने इतने टाइम से काफी रूडली बात की इसलिए। ओह, इट्स ओके। लेकिन वैसे मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वैसे आप एक बात बताइए कि आप हंसते क्यों नहीं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि आप हमेशा एंग्री मैन बने रहते हैं। स्माइल भी कर लिया कीजिए। रुकिए, मैं दिखाती हूँ। ऐसे देखो, कितने अच्छे लग रहे हो स्माइल करते हुए। अच्छा, तो आप बताइए कुछ अपने बारे में। मेरा तो बस एक ही सपना है, दुनिया देखना। वैसे भी 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे शादी, 30 पे बच्चे, 60 तक आते आते रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ मैं नहीं जीना चाहती। मैं तो चाहती हूँ मेरी लाइफ का हर दिन धमाकेदार हो। तभी क्लॉज को उसका मैनेजर आवाज लगाकर बुला लेता है और जोया भी अपने रूम में चली जाती है। रात को जब जोया बीच पर घूम रही होती है तो क्लॉज उसे देखकर उसके पास जाता है, जहां दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ घूमते हैं। तभी क्लॉज जोया से बोलता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नो। वैसे तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? ये कैसा क्वेश्चन है? मेरा कोई टाइप नहीं है। ओह कम ऑन, सबका टाइप होता है, क्योंकि मुझे पता है जिस लड़के को साल में सिर्फ कुछ छुट्टियां मिलती हो, जो सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचता हो और पैसों के पीछे भागता हो, वो तुम्हारे टाइप का हो ही नहीं सकता। वो किसी के भी टाइप का नहीं हो सकता। टाइम ही नहीं है उसके पास, बिल्कुल गुलाम। और करियर के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन सिर्फ करियर इज नॉट अ गुड थिंग। और रही बात पैसों की, तो वो आप हैं जो सारा दिन बस काम और पैसा करते हैं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, सो डोंट जज मी। हे, मैं आपको जज नहीं कर रही, बस बता रही हूँ कि सिर्फ पैसों के पीछे भागने से क्या आपको सच में खुशी मिलती है? क्या जब आप एक बहुत बड़ी डील क्रैक करते हैं तो क्या आपको एक्चुअल में खुशी का एहसास होता है? नहीं ना। तो आप उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे आपको सच में अंदर से खुशी की फीलिंग होती है और जिनसे आप सच में खुश होते हैं। ओके, ये तो मेरी बात हुई। तुम बताओ, तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है? मेरे नाम का मतलब लाइफ है, तो मुझे लाइफ के हर पल को खुलकर एंजॉय करना है। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। इतना कहकर जोया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो दोनों एक साथ गोवा घूमने जाते हैं। जो कुछ भी क्लॉज ने अपनी लाइफ में मिस किया था, वो सब कुछ वो जोया के साथ एंजॉय करता है। क्लॉज की जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसा दिन नहीं आया था जब उसने ये फील किया हो। इतना ही नहीं, इसी बीच क्लॉज को जोया से प्यार हो जाता है। अगले दिन जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो उससे पहले क्लॉज जोया को फिर से बीच पर मिलने बुलाता है, जहां वो उससे बोलता है, जोया, तुम्हारे साथ बिताए हुए ये पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये सारे मोमेंट्स और तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जोया। आई लव यू। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? क्योंकि इस जवानी में तुम मेरी दीवानगी बन गई हो। यस क्लोज, आई लव यू टू। और ये जवानी तो है दीवानी। भावना पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो अचानक चीजें भूलने लगी। जब भावना की माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि उसे भूलने की बीमारी है।
ये जानकर आशा को बहुत सदमा लगा, लेकिन उसने किसी को भी ये बात ना बताने का तय किया। जिसके बाद वो अपनी बेटी भावना से बोलती है, देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है तो तू कभी किसी को ये नहीं बताएगी कि तुझे ये बीमारी है। माँ, मुझे बीमारी है? कैसी बीमारी? कौन सी बीमारी? बताओ ना। अरे ये तो ये भी भूल गई कि इसे भूलने की बीमारी है। कुछ नहीं बेटा, तुझे जुकाम की बीमारी है और कुछ नहीं। कुछ दिन बाद भावना के रिश्ते के लिए अनुज और अनुज की माँ प्रतिभा उनके घर आते हैं और आशा भावना के हाथ पर लिख देती है कि तू कुछ नहीं बोलेगी। अनुज भावना के भोलेपन और सादगी को देखकर उसे पसंद कर लेता है। जिसके बाद अनुज बोलता है, माँ, मुझे भावना पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार अनुज और भावना की शादी का दिन आ जाता है और उनकी शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी की रात भावना सो रही होती है और अनुज उसके पास आकर बोलता है, भावना, आज हमारी शादी की सुहाग रात है और तुम सो रही हो। शादी? किसकी शादी? मेरी शादी कब हुई? और तुम मेरे कमरे में कैसे आए? तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? तुम बड़ी मजाकिया हो, पागल लड़की, आज ही तो हुई है हमारी शादी। अनुज भावना को शादी की पिक्स दिखाता है, लेकिन भावना को तब भी उसकी बात पर कोई यकीन नहीं आता। जिसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपनी माँ को कॉल करती है और बोलती है, हेलो माँ, मेरे कमरे में ना एक अनजान आदमी घुस आया है और खुद को मेरा पति बता रहा है और कुछ फेक पिक्स भी दिखा रहा है। बताओ क्या करूँ? इसका सर फोड़ दूं या फिर पुलिस को बुला लूं? हे भगवान, ये लड़की तो शादी की रात ही विधवा होने के काम कर रही है। बेटा, ऐसा कुछ भी मत करना, वो तेरा पति ही है। भावना को अपनी माँ के कहे पर यकीन आ जाता है और वो अनुज के पास जाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो नहा के तैयार होती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे भूख लग रही है। भावना की आवाज उसकी सास प्रतिभा सुनती है और मन में सोचती है, कैसी बहू है ये? कहाँ इसे मुझे चाय बना के पिलानी चाहिए, उल्टा ये मुझसे ही मांग रही है। चलो कोई बात नहीं, एक चाय की ही तो बात है ना, मैं भी बना के पिला देती हूँ, ये भी क्या याद रखेगी। प्रतिभा चाय बनाकर अनुज और भावना के कमरे में जाती है। जिसके बाद प्रतिभा को देखकर भावना बोलती है, अरे आप तो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ कहाँ है? बेटा, अब तो मैं ही तेरी माँ हूँ। कैसी बातें करती हो? मेरी माँ ने प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी ना करवाई है। माना कि वो थोड़ी गंदी दिखती है, पर इतनी गंदी भी नहीं। नहीं नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। प्रतिभा को भावना की बात का बुरा लगता है और वो उनके कमरे से चली जाती है। जिसके बाद अनुज भावना से बोलता है, मेरी जान, माना कि तुम मजाकिया हो, पर इतना मजाक भी मत करो। अब तुम नाश्ता लगा दो, मैं नहा के आता हूँ, फिर मुझे ऑफिस भी तो निकलना है। अनुज नहाने चला जाता है और इतने में ही भावना को उसकी माँ का कॉल आता है। जिसके बाद भावना बोलती है, माँ, यहाँ एक गंदी सी शक्ल की औरत है जो खुद को मेरी माँ बता रही है। बेटा, अब से वो ही तेरी माँ है। अब से तू प्रतिभा जी को अपनी माँ ही समझ और हाँ, अपने हाथ पर लिख ले कि प्रतिभा तेरी माँ है। भावना अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अपनी माँ की बात मानकर अपने हाथ पर लिख लेती है। जिसके बाद वो रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इतने में ही प्रतिभा और अनुज भी वहाँ आते हैं और प्रतिभा नाश्ता खाकर बोलती है, वाह बहू, क्या बात है, क्या नाश्ता बनाया है तूने, बहुत अच्छा। थैंक्स मम्मी। चलो शुक्र है, इसने मम्मी तो बोला। वैसे लड़की अच्छी है, दिल की बुरी नहीं है। हाँ भावना, खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक्स भैया। अनुज और प्रतिभा भावना के मुंह से भैया सुनकर चौंक जाते हैं। जिसके बाद अचानक ही अनुज बोल पड़ता है, बड़ी मजाकिया है। अनुज अपने काम पर जाने के लिए निकल जाता है और भावना घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोबारा भावना की माँ का कॉल आता है और वो उसे बोलती है, बेटा मेरी बात सुन, जो जो मैं बोली चुपचाप अपने हाथ पर लिख ले। ठीक है माँ, बोलो। एक तो प्रतिभा तेरी सास है,
अनुज तेरा पति है और तू शादीशुदा है। ये बोलकर आशा कॉल कट कर देती है, जिसके बाद भावना अपने हाथ पर आशा की कही बातें लिख लेती है। थोड़े समय बाद में प्रतिभा भावना से बोलती है। बेटी मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, अनुज के आने तक मैं लौट आऊंगी। इतना कहकर प्रतिभा बाहर चली जाती है और भावना आराम करने लगती है। कुछ समय बाद में शाम को प्रतिभा वापस आती है और दरवाजा बजाते हुए बोलती है, अरे कब से दरवाजा बजा रही हूँ, गेट खोलना। भावना दरवाजे तक आती है पर गेट नहीं खोलती, क्योंकि वो हाथ पर लिखी आशा की बताई बातें पढ़ना ही भूल जाती है। जिसके बाद वो प्रतिभा को बोलती है, पता नहीं तुम कौन लोग हो, मैं नहीं खोलूंगी गेट। कुछ देर बाद अनुज काम से लौटकर दरवाजे पर आता है और अपनी माँ को बाहर खड़ा देखकर बोलता है, माँ ऐसे बाहर क्यों खड़े हो, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं बेटा, ये जो तेरी मजाकिया बीवी है ना, ये मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही और पहचानने से भी मना कर रही है। कोई बात नहीं माँ, मेरे पास डुप्लीकेट की है। दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि भावना बाहर सोफे पर ही बैठी है। भावना उन्हें देखती है और चौंक कर बोलती है, अरे कौन लोग हो आप? अभी मम्मी नहीं है, बाद में आना। इतने में ही प्रतिभा की नजर भावना के हाथ पर पड़ती है और वो अनुज को इशारा करके भावना का हाथ दिखाती है। जिसके बाद अनुज और प्रतिभा सब समझ जाते हैं। तभी प्रतिभा आशा को कॉल करके कहती है, हेलो बहन जी, जरा अभी के अभी हमारे घर आइए आप। क्यों, क्या हुआ बहन जी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा मजाकिया है, हमें आपसे चाय पे चर्चा करनी है। आशा अपनी बेटी के ससुराल आती है। तभी भावना आशा को देखते ही गले लगा लेती है और उसे पहचान लेती है। जिसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं और प्रतिभा चुपके से अनुज को बोलती है, देख जरा अपनी माँ को तो कैसे पहचान लिया इसने और हमें ही नहीं पहचान रही। तभी प्रतिभा भावना से बोलती है, बेटा जरा सबके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आओ। भावना रसोई में चली जाती है, लेकिन आशा डर जाती है कि वो कुछ भूल ना जाए। इसीलिए वो एक पेन लेकर चुपके से उसके पीछे रसोई में जाती है। जैसे ही आशा उसके हाथ पर कुछ लिखती, तभी वहाँ अनुज और प्रतिभा आ जाते हैं और अनुज आशा से बोलता है, माँ जी आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई कि आपकी बेटी को भूलने की बीमारी है? बेटा मुझे माफ कर दो, अगर मैं ये बात बता देती तो मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होती। मैं आज ही इसे अपने साथ वापस ले जाती हूँ। नहीं माँ जी, अब ये मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ भले ही थोड़ी सी भुलक्कड़ है, नादान है, लेकिन प्यारी है। आशा ये सुनकर खुश हो जाती है और नाश्ता करके अपने घर वापस आ जाती है। तभी प्रतिभा अनुज से पूछती है, बेटा हमने हाँ तो कर दी, लेकिन इसे संभालेंगे कैसे? कहीं ये फिर से हमें भूल गई तो? माँ इसका उपाय है मेरे पास। अनुज घर के बाहर जाता है और शाम को तीनों की बहुत सारी फोटो फ्रेम करके पूरे घर में लगा लेता है। जिसके बाद भावना जब भी उन्हें भूलती, तस्वीर देखकर उसे सब याद आ जाता और उसके बाद अनुज और प्रतिभा को भावना की भूलने की बीमारी से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अनन्या अपने माँ बाप की एकलौती लड़की थी, बस इसीलिए वो जब देखो अपने सर पर 2 सींग लेकर घूमती थी। नाना आप गलत समझ रहे हैं, 2 सींग यानी वो किसी खुले सांड की तरह जब देखो सामने वाले पर हमला करने और बरसने को तैयार रहती। और गुस्सा तो मानो उसका बचपन का दोस्त था। जब तक वो किसी पर जमकर गुस्सा ना कर ले, उसे रोटी हजम नहीं होती थी। एक दिन अनन्या शाम को काम से वापस आ रही होती है और बारिश की वजह से पूरे रोड पर कीचड़ ही कीचड़ था। और जैसे ही अनन्या ने चलने के लिए अपना अगला कदम बढ़ाया, तेजी से एक बाइक वाला आता है और अनन्या को भिगो कर चला जाता है। जिसके बाद अनन्या बोलती है, अबे ओ आग के अंधे, दिखता नहीं है क्या? अकल बट रही थी तो सो रहा था क्या? अनन्या उसे खूब सुनाती है, लेकिन वो बाइक वाला भाग जाता है। पर उस बाइक का नंबर अनन्या को अच्छे से याद रह जाता है। जिसके बाद वो घर आती है और अपनी माँ प्रभा से बोलती है,
ओ मेरी तूफान मेल, ये कहाँ से भीग के आ गई? माँ, था कोई आंखों वाला अंधा, मेरा बस चले तो उसे गरम कढ़ाई में डालकर पकौड़े तलो उसके। अच्छा बस कर मेरी 2 सींग वाली बेटी, और जा जाकर नहा ले, मैं खाना लगा देती हूँ। अनन्या नहा कर आती है और उसकी माँ प्रभा उसे खाना परोसते हुए कहती है, बेटा कल काम से छुट्टी कर ले, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। और सुन, अपने ये गुस्से वाले सिंह कल के लिए कहीं रख दियो, कहीं वो लोग भी डर के ना भाग जाएं। अनन्या शर्मा के अंदर भाग जाती है और अगले दिन समीर और समीर के पिता दीपक अनन्या को देखने आते हैं, जिसके बाद अपनी माँ के कहे अनुसार अनन्या कुछ नहीं बोलती और ना गुस्सा करती। तभी दीपक बोलता है, जी मेरा बेटा तो राम है राम, न गुस्सा करता है न किसी से लड़ाई करता है। मेरी बेटी तो गाय है भाई साहब, मजाल है कभी किसी को जवाब दे दे, कोई कुछ भी बोल देता है ये चुपचाप सुन लेती है। दोनों पक्ष खूब बातें करते हैं, जिसके बाद अनन्या और समीर का रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले दिन अनन्या को वही बाइक अपने ऑफिस के बाहर खड़ी दिखती है और अनन्या अपने बैग से नेल पेंट निकालकर पूरी बाइक पर फैला देती है, जिसके बाद अंदर से समीर आता है और बोलता है, आप आ गई? आज मैं आपको लेने आया था, फिर मुझे पता चला कि आप बाहर हैं, तो मैं बाहर चला आया। आइए आपको छोड़ देता हूँ। जैसे ही उसकी नजर अपनी बाइक पर पड़ती है, वो बोलता है, ये किसने किया? इतनी मजाल, मेरी बाइक का नाश कर दिया। तो ये था वो जिसने मुझ पर कीचड़ उछाला। चलो छोड़ो यार, मैंने तो बदला ले लिया ना, बस बहुत है। समीर जी मुझे लेट हो रहा है, चलिए घर चलते हैं। उसके बाद समीर और अनन्या जाने लगते हैं। तभी एक कार वाला साइड से गुजरता है और अनन्या पर फिर से कीचड़ उछालकर चला जाता है, जिसके बाद वो खुद पर काबू नहीं कर पाती और बोलती है, अबे ओ आग के अंधे, लोग दिखाई नहीं देते क्या? साले मरेगा तू आज रात के 12 बजे। समीर जैसे ही ये सुनता है, वो समझ जाता है कि उस दिन उसे सुनाने वाली कोई और नहीं बल्कि अनन्या ही थी। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और अनन्या को घर छोड़ देता है। घर आते ही दोनों अपनी मुलाकात को याद करके मुस्कुराने लगते हैं, जिसके बाद प्रभा अनन्या के कमरे में आती है और कहती है, देख अनन्या, समीर एक बहुत अच्छा लड़का है और ऐसा लड़का ना नसीब से मिलता है, इसलिए मैं चाहती हूँ तू अपने ये दोनों सिंग यहीं रखकर अपने ससुराल जाए, ताकि तुझे भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत ना हो। इतना कहकर प्रभा चली जाती है और अनन्या मन में सोचती है, माँ सही कह रही है, समीर एक अच्छा लड़का है और मुझे पसंद भी है, आखिर मैं उसके लिए अपना गुस्सा छोड़ सकती हूँ। समय बीतता है और दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद कुछ दिन अनन्या और समीर बड़े प्यार से साथ रहते हैं। और एक दिन समीर की माँ अनन्या को ताना मारते हुए बोलती है, ओ बहू, जितनी सुंदर शक्ल है तेरी, उतना सुंदर काम भी कर लिया कर। तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं है क्या? अरे तेरे हाथ के खाने में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, कभी कभी अच्छा बना लिया कर। जी माँ जी, आप मुझे बताना और मैं बनाऊंगी। इतना कहकर अनन्या अपने रूम में आती है और बोलती है, साली बुढ़िया मरेगी रात के 12 बजे, खा खा के हथनी हो रही है और बोल रही है मेरे हाथों में स्वाद नहीं है। ये तो माँ को वादा किया है अपने 2 सिंग ना दिखाने का, वरना मेरा बस चलता तो वो सिंग इसके पेट में मारकर आज के आज ही इसका काम तमाम कर देती। अनन्या अपना गुस्सा पी लेती है। अब आए दिन अनन्या की सास अनन्या से लड़ने के तरीके सोचा करती, कभी उसके कामों में नुक्स निकालती तो कभी उसके किए हुए काम को बिगाड़ देती। एक दिन अचानक जोर की बारिश होने लगती है और समीर आकर अनन्या से बोलता है, देखो ना जान, कितना रोमांटिक मौसम है, चलो गोलगप्पे खाकर आते हैं। समीर और अनन्या दोनों गोलगप्पे खाने चले जाते हैं, जिसके बाद एक बाइक तेजी से अनन्या के पास से गुजरती है और बेचारी अनन्या फिर से कीचड़ का शिकार हो जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, ना ना, जा क्यों रहा है, 3-4 चक्कर और मार और भिगो दे मुझे, यहीं लेट जाती हो ना। समीर देखता है कि अनन्या ने जरा भी गुस्सा नहीं किया, लेकिन समीर को गुस्सा आता है और वो बोलता है, अबे ओ अंधा है क्या? अनन्या को ये देखकर बहुत खुशी होती है
कि कम से कम समीर ने उसे जवाब तो दिया। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और अगले दिन अनन्या सुबह के नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे और दही सर्व करती है। लेकिन बदकिस्मती से एक पराठा जल जाता है और वही समीर की माँ के हाथ में आता है। जिसके बाद वो सबके आगे अनन्या से बोलती है, बहू, अगर तुझसे काम नहीं होता तो बता दे, मैं ही कर लेती हूँ। मगर ऐसे जले जले पराठे तो मत खिलाया कर। मारना चाहती है क्या? तेरी माँ ने तो तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। अनन्या ये सब सुनती है और जहर के घूंट पीकर रह जाती है। जिसके बाद समीर बोलता है, माँ अगर एक पराठा जल गया तो अब दूसरा खा लो, इसमें इतना सुनाने की क्या जरूरत है। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इसकी माँ के लिए कुछ भी बोलो। हाँ भाग्यवान, बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। शादी के कितने साल तक तुम्हारी जली रोटी मैंने रोज खाई है। अरे मैं तो इसलिए कह रही थी ताकि ये मुझसे लड़े, मगर ये तो सच में गाय है, मुझसे लड़ती ही नहीं। आखिर हर सास चाहती है कि उसकी बहू उसकी जान खाए, ताने मारे, लेकिन ये तो गूंगी है, गूंगी। समीर की माँ की ये बात सुनकर तो मानो अनन्या के 2 सींग वापस आ जाते हैं। जिसके बाद वो बोलती है, क्या जवाब नहीं देती? अरे अगर पराठा जल गया तो जल गया, खुद बनाकर खा लो ना, इतनी दिक्कत है तो पागल समझाए क्या? वाह बहू, अब आया ना मजा। अब मैं पड़ोसी में बैठकर तेरी बुराइयां करूंगी और तुझसे जमकर लड़ाई करूंगी। उस दिन के बाद अनन्या और अनन्या की सास खूब लड़ा करते। धीरे धीरे अनन्या ने ये जाना कि जो 2 सींग उसके पास हैं, वैसे ही 2 सींग उसकी सास भी घर लेकर बैठी है। जिसके बाद उनकी जिंदगी बोरिंग से क्रिस्पी हो जाती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।